नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कमल एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी, ठीक है। तो आज इनकी बायोग्राफी हम कवर करने जा रहे हैं और ऊपर आपने ये भी लिखा देख लिया होगा कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को क्यों दी फांसी, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सद्दाम हुसैन तो इराक का डिक्टेटर था, वहाँ का तानाशाह था, फिर अमेरिका कौन होता है इसको फांसी देने वाला। तो सारी कहानी हम विस्तार से जानेंगे। सद्दाम हुसैन को सद्दाम हुसैन बनाने वाला अमेरिका ही था। सद्दाम हुसैन ने जो कत्लेआम किया था उस सब के पीछे अमेरिका ही था। तो दूसरा प्रश्न आपके मन में उग रहा होगा कि अगर अमेरिका ने ही इससे कत्लेआम करवाए तो फिर अमेरिका ने इसको फांसी भी क्यों दी थी। तो देखिए, विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे। खास तौर पर आज का जो विषय है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बिल्कुल बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। खास तौर पर अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से जानने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। तो जैसा कि हम सभी बायोग्राफी में कवर करते हैं, पहले बचपन कैसा था, फिर उसके बाद ये किस तरह से इनका करियर आगे बढ़ता है, कैसे तानाशाह बनता है, उसके हाथ में सत्ता कैसे आती है और अंत में जो है उसका अवसान किस तरह से होता है, सब कुछ देखते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी शुरू में जब मैं बचपन और उनकी युवावस्था बताता हूँ तो लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको बताऊँ तो देखो, बोर तो वही होते हैं जो केवल इनको कहानी की दृष्टि से सुनते हैं। तो हो सकता है उनको शुरुआत में बोरियत फील हो जाए, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फैक्ट यहीं पर से निकलने लगते हैं। ये एसएससी सीजीएल में पिछली बार पूछा गया प्रश्न था, बाथ पार्टी का संबंध कहाँ से था, तो वो इराक से ही था। तो इस तरह के बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न आपके बनते। कहने का मतलब है कि कहानी भी आपको सुना रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हिस्ट्री के बहुत सारे तथ्य आपके इसमें कवर होने वाले हैं। तो रोजाना की तरह अपनी बायोग्राफी को बिल्कुल ऐसे ही सुनाते हैं। तो सबसे पहले बचपन की बात करते हैं। तो देखिए, बचपन का जो आमतौर पर होता है, इसका व्यक्ति जब बड़ा होता है उससे काफ़ी इसका गहरा संबंध होता है, ठीक है। तो 28 अप्रैल 1937 को इराक का ही एक शहर है टिक्रित, ठीक है, यहाँ पर ये पैदा होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से थे। इनके पिता एक चरवाहे थे। चरवाहे का मतलब जानते हैं कि किसान हैं, उनके साथ जानवर है, उनको चराते थे और वहीं से जो है इनका लालन पालन चलता था। और ख़ास बात यह है कि जब ये पैदा होने वाले थे, यानी कि जब ये अपनी माता के गर्भ में थे, तो उसी समय जो है ये लापता हो गए। यानी कि चरवाहे थे, जंगल में अपने जानवरों को चराने के लिए गए थे और वहीं से लापता हो गए और आज तक इनका कोई सुराग नहीं है। कहने का मतलब है कि जब ये पैदा ही नहीं हुए थे उससे ठीक पहले इनके पिता चल बसते नहीं, मतलब गायब हो जाते, लापता हो जाते। और जब ये पैदा होते हैं तो इनके पैदा होने के कुछ ही समय बाद इनके बड़े भाई जो लगभग 13 साल के थे, उनकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है। जब बड़े बेटे की मौत होती है तो इनकी जो माता है वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो जब ये पैदा हुए थे इनके सामने काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी। पिता तो है नहीं, माता है तो डिप्रेशन में है, बड़े भाई की मौत हो जाती है। तो अपनी माता को डिप्रेशन से निकालने के लिए इन्होंने तो खैर क्या किया, उस समय तो बहुत बच्चे थे, लेकिन उसके बाद इनकी माता की जो है दूसरी शादी कर दी जाती है। और शादी करने के बाद इनके जीवन में संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। माता को लगा होगा कि शादी कर लूँगी तो मेरा भी डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा और जो बेटा है इसको भी नया पिता मिल जाएगा, लेकिन सौतेला तो सौतेला होता, आप सबको पता है। तो जब तक इसकी माता थी तब तक तो उसका व्यवहार इतना ज़्यादा क्रूर नहीं था, लेकिन जैसे ही माता की मृत्यु हो जाती है कुछ ही समय के बाद, जब ये इनकी माता दूसरी शादी करती है तो 3-4 साल के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और बताया जाता है कि इनका सौतेला पिता जो है इनको बहुत ही बुरी तरह से मारता पीटता है। कहने का मतलब है कि जो आपके सद्दाम हुसैन हैं, इनका जो बचपन है वो काफ़ी संघर्षों में बीता है। यानी कि जो सबसे छोटी उम्र व्यक्ति की होती है वही इतने संघर्षों में बीती है। तो आप सोचेंगे कि युवावस्था में और क्या नहीं होगा। तो जो इनके जो सौतेले पिता थे इनको बहुत ही बेरहमी के साथ पीटा करते थे, इतना पीटा करते थे कि कई बार ये बेहोश भी हो गए। और बताया जाता है कि उसके बाद ये अपने पिता के यहाँ से भाग जाते हैं और अपने अंकल के साथ ही उसके बाद रहते हैं। उन्होंने इनका जो है पालन पोषण किया था और इनकी अंकल जो है, इनकी आइडियोलॉजी, उसका काफ़ी जो है इन पर प्रभाव पड़ता है। अब ठीक है, अब धीरे धीरे हम अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, ये अपने अंकल के साथ ही शिक्षा दीक्षा करते हैं और 20 वर्ष की आयु में जो है ये पैन अरब बैथ पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो बैथ पार्टी या बाथ पार्टी एक ही मतलब है, तो बाथ पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब देखिए, यही पार्टी क्वेश्चन में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाथ पार्टी BATH, तो इंग्लिश में बैथ प्रोनाउंसिएशन कर लेते, कहीं पर बाथ होता है, ठीक है। तो पैन अरब बैथ पार्टी या बाथ पार्टी ये कहाँ की थी, तो आप याद कर लीजिए, इराक की थी। और सद्दाम हुसैन 20 वर्ष की आयु में इसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए, अब होता क्या है, देखिए सद्दाम हुसैन अभी नए नए पार्टी में शामिल हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब्दुल नासिर के बहुत बड़े फॉलोवर थे। मैंने आपको बताया था कर्नल गद्दाफी, वो भी अब्दुल नासिर का बहुत बड़ा फॉलोवर था। 1952 में मिस्र में क्रांति आती, अब्दुल नासिर वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। इसकी क्रांति को कभी मैं बिल्कुल डिटेल से एक देखिए, आपने अरब स्प्रिंग सुना होगा, उसके बारे में भी बताऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा
मिस्र की क्रांति को भी बताऊंगा, और साथ ही ईरान की इस्लामिक क्रांति भी आगे इसका नाम आएगा, उसको भी किसी नए सेशन में कवर करूंगा। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अगर इनको भी इसमें बताने लगूंगा तो इसकी जीवनी बहुत लंबी हो जाएगी, और जो है इसको अलग से बताना ही उचित रहेगा। तो देखिए, जब ये पैन अरब बाथ पार्टी में शामिल होते हैं तो इनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी अपने आप में इस पार्टी की थी कि अब्दुल नासिर जो राष्ट्रपति थे आपके मिस्र के, इनके काफ़ी फॉलोवर थे। तो जो राष्ट्रपति उस समय होते अब्दुल करीम कासिम, ठीक है। तब तक जो है सद्दाम हुसैन को कोई नहीं जानता था। पहली बार सद्दाम हुसैन का नाम एकदम राष्ट्रीय जगत पर फैलने का होता है जब ये अब्दुल करीम कासिम की हत्या का प्रयास करते हैं। 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम हुसैन अपने कुछ सहयोगियों की मदद से जो है उस समय की राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास करता। अब सोचो, राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास कर रहा है। आमतौर पर एक छोटे मोटे की हत्या का प्रयास करता तो अपने आप में छोटी बात थी, राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास करता है और बिल्कुल एकदम जानलेवा हमला कासिम के ऊपर होता है। कासिम के 2 सुरक्षा गार्ड उसमें मारे जाते हैं और बाल बाल इस हमले में कासिम बचता है। अब देखो, कासिम इसकी जांच के आदेश देता है और जिसने जो है उनको मारने का षड्यंत्र रचा उनको चुन चुन कर मार डालने का आदेश देता है। सद्दाम हुसैन के जो साथी हैं वो पकड़े गए और उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। और सद्दाम हुसैन की किस्मत अच्छी थी कि वो भागकर सीरिया चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो इजिप्ट में चले जाते हैं। यानी कि पहले सीरिया जाते हैं फिर मिस्र में चले जाते हैं। मिस्र इजिप्ट एक ही मतलब है, ठीक है। तो मिस्र में जाते हैं तो इनका निर्वासन का समय था। हालांकि इस समय का इन्होंने सदुपयोग किया। इन्होंने मिस्र में जो है लॉ की पढ़ाई पूरी की अपनी। यहाँ पर ये 2-3 साल लगातार पढ़ते हैं। उसके बाद 1963 समय बदलता है। 2 साल के बाद, ठीक 2-2.5 साल के बाद कासिम की एक्चुअल में हत्या ही हो जाती है। कोई और करते हैं, बाकायदा इस हत्या का वीडियो भी जरा वायरल होता है, जिन्हें टीवी इत्यादि पर दिखाया भी जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब्दुल रहमान आरिफ यहाँ के नए राष्ट्रपति बनते हैं और सद्दाम हुसैन को अब लगा कि चलो ठीक है, जिसकी हत्या का मैंने प्रयास किया था उसकी तो सत्ता चली गई है, तो अब अगर मैं जो है इराक अपने वतन वापस जाऊंगा तो शायद यहाँ पर मेरे साथ कुछ नहीं होगा, जेल में मुझको नहीं डाला जाएगा और ठीक ठाक ही रहेगा। हालांकि इस बीच जो है इनकी हत्या का जब इन्होंने प्रयास किया था तो बड़े पॉपुलर ये हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो है आमतौर पर जो इस्लामिक जगत है वहाँ पर अब्दुल नासिर की काफ़ी अच्छी छवि है। उनको जो फॉलो करते हैं उनको काफ़ी बेहतर माना जाता है, तो काफ़ी पॉपुलर अभी तक ये हो गए थे। लेकिन जैसे ही अपने देश में आते हैं, इराक में जैसे ये कदम रखते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब देखिए समय धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए 1968 में फिर से आपकी इराक में क्रांति हो जाती है और इनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है अब्दुल रहमान आरिफ को, ठीक है। और इनकी जगह ले लेते हैं अहमद हसन अल बकर, नए राष्ट्रपति बनते हैं वहाँ के। और ख़ास सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं तो ये भी टिग्रिट के ही थे जहाँ का सद्दाम हुसैन था और इनके दूर के रिश्तेदार थे। तो ध्यान रखिए, अब यहाँ पर इनको जेल से बाहर निकाला जाता है, काफ़ी सम्मान इनका होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहीं से सद्दाम हुसैन के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होती है, सीधा नंबर 2 पर, ठीक है। यानी कि जिस बाथ पार्टी की बात चल रही है उसके शीर्ष पर बैठे थे राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर और नंबर 2 पर कौन बैठ गए? आपके सद्दाम हुसैन। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सारे फैसले लेने का अधिकार वैसे कायदे के अनुसार तो अहमद हसन अल बकर का था, लेकिन इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दर्जा दिया गया था वो सद्दाम हुसैन को दिया गया था, क्योंकि जो है अब यहाँ से चीज़ें इनके अनुकूल होनी शुरू होती हैं। दूसरी पोजीशन इनको लगाई है कि देश में मिल जाती है, इससे पहले उनको कोई खास लोग जानते नहीं थे, लेकिन यहाँ से ये इतना बेहतर काम करते हैं कि पूरे देश में जो है छा जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो सरकार थी यूएसए यानी कि अमेरिका और सीआईए के द्वारा अपने वित्त पोषण इसको हो रहा था, पूरा सपोर्ट अमेरिका की ओर से था। क्योंकि देखिए उस समय क्या था कि इराक में तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब देखिए इराक की अगर बात करें तो देखो इराक खुद से अपना तेल एक्सपोर्ट करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि देखिए अगर तेल है तो कहाँ पर है, सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, उसको निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं। तीसरा, उसके लिए रिफाइनरी बनानी पड़ती है, क्योंकि जो ज़मीन से जो तेल निकलता है वो सीधा उपयोग करने के योग्य नहीं होता, उसको बाद में रिफाइन किया जाता है, उसमें से पेट्रोल, डीजल, कोक, चारकोल जो भी आपको निकालना, सबको अलग अलग करने के लिए बहुत बड़े बड़े संयंत्रों की आवश्यकता होती, जो इन देशों के पास नहीं थे। यानी कि उस समय तेल अपने आप में एक कारोबार था और अमेरिका जो है जहां पर तेल आए, ठीक है, जिस देश में तेल है वहां पर चाहता था कि मेरे समर्थित सरकार हो। यानी कि देखिए अमेरिका के इराक में हस्तक्षेप करने का जो मुख्य खेल था वो क्या था? तेल का खेल था, कि तेल के ठेके अमेरिकी कंपनियों को मिल जाए, अमेरिकी कंपनियां वहां से एक्सपोर्ट करें और मोटा मुनाफा कमाए और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बूम आए, अमेरिका दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बन जाए। यही उद्देश्य अमेरिका का यहाँ पर था। तो अमेरिका ने जितने भी देश हैं मिडिल ईस्ट के जहाँ पर भी तेल की संभावना है वहाँ पर अपनी अपनी समर्थित सरकारें बैठाना शुरू किया था,
ताकि जो तेल है उस पर उसका नियंत्रण हो, उसकी कीमतें वो निर्धारित करे, उसको रिफाइन वो करे, उसके ठेके जो है उनकी कंपनियों को मिले और अमेरिका आगे बढ़े। तो इसी मंशा से आप जानते होंगे कि अहमद हसन अल बकर ये हों चाहे फिर ये सद्दाम हुसैन हो, इसको इनका सपोर्ट था। यानी कि सद्दाम हुसैन आगे चलकर जो भी नरसंहार करेगा वो सब अमेरिका की देखरेख में होगा, अमेरिका को उसका पूरा सपोर्ट हासिल होगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि सद्दाम हुसैन जालिम था, जालिम वो था, निश्चित रूप से था, उसको हीरो नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोग इसको हीरो मानते हैं लेकिन इसको हीरो नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अगर ये जालिम था तो इसको जालिम बनाने वाला कौन था? अमेरिका ही था। ठीक है, अगर इसके कृत्यों के लिए सज़ा दी जाती है तो उसकी सज़ा अमेरिका को भी दी जानी चाहिए। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। तो जो सद्दाम हुसैन है ये बहुत ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। ठीक है, जैसा मैंने बताया था चरवाहे के परिवार से आया था, नंबर 2 पर पहुंच जाता, आगे भी ये चाहता था कि मैं राष्ट्रपति बनूं। तो ये जो है अहमद हसन अल बकर के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। यानी कि ये चाहता है कि मैं राष्ट्रपति बनूं और अल बकर जो है सत्ता से हट जाएं। तो ये अपनी पार्टी के लोगों को के साथ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा करना शुरू कर देता है, उनके साथ बहुत बेहतरीन बातें करना, उनको पैसे देना। यानी कि ये निकेन प्रकार है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो पार्टी है वो पूरा का पूरा मेरे कंट्रोल में आ जाए और अल बकर को मैं लात मारकर यहाँ से निकाल दूँ। कहने का मतलब है कि जिस अल बकर ने इसको सेकंड पोजीशन में बैठाया, राजनीति का यही तो किस्सा होता है कि यहाँ पर कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है। जिससे लाभ हो रहा है वही दोस्त है, जिससे हानि हो रही है वो दुश्मन है। तो किस तरह से जिस अल बकर ने जिसको दूसरे नंबर पर बैठाया था, कल के दिन में ये इसी को लात मार करके प्रेसिडेंट बन जाता है। यानी कि जब तक जो है अल बकर ये समझ पाते हैं कि ये तो मुझको ही साइड करने का प्रयास कर रहा है, और ख़ासतौर पर इसको USA अमेरिका का अच्छा खासा सपोर्ट था, तो लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अंत में जो है अल बकर को इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि पार्टी की जो कमान थी वो इसी के हाथ में थी। यानी कि पार्टी के अधिकांश सदस्य जितने भी थे वो सब इसके साथ थे, और जो इसके विरोध में होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब तानाशाह राष्ट्रपति बन जाएगा तो सबको निपटा देगा। वो सब ने किया, वो गद्दाफी ने भी किया था, स्टालिन ने भी किया था, लेनिन ने भी किया था, माओ जेडोंग ने भी किया था। जब भी कहानियाँ आएंगी तानाशाहों की तो तख्ता पलट करेंगे, जो विरोधी होंगे उनको मारेंगे। सब ने किया, इसने भी यही किया। तो 16 जुलाई 1979 सद्दाम हुसैन जो है आपके इराक के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा मौत का तांडव। ठीक है, इराक में, ईरान में और उसके पड़ोसी देशों में, कुवैत में बहुत कुछ होगा। आपको सारी कहानी मैं आपको डिटेल के साथ सुनाऊंगा। तो देखो 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब देखिए, चूंकि इसकी छवि बहुत अच्छी थी, जिस समय अल बकर जो है शासन कर रहे थे, तो जितने बुरे काम होते थे उनका ठीकरा अल बकर के सर पर फूट जाता था, और जो अच्छे काम होते थे उनका क्रेडिट जो है सद्दाम हुसैन ले लेता था, क्योंकि इसने जो है USSR के साथ मिलकर के बहुत बेहतरीन तेल नीति अपनी बनाई थी। और मैंने बताया था आपको, कर्नल गद्दाफी की तेल नीति का ही अरब देशों ने अनुसरण किया था, तो इसने भी उसी नीति का अनुसरण किया था, जो तेल कंपनियां उनका राष्ट्रीयकरण किया था और ऐसी तेल नीति तैयार की। क्योंकि आपको पता है USSR भी तेल निर्यातक देश था। ठीक है, और अन्य जो ओपेक कंट्रीज़ हैं इनके मध्य जो है समन्वय स्थापित हो, ताकि कितना तेल प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, कीमतें किस तरह से होंगी। तो उसी तरह से इसने एक बढ़िया तरीके से नीति तैयार की और USSR के साथ जो है इसने समझौता किया, और इससे क्या हुआ, इराक को फ़ायदा होने लगा और उसकी इकोनॉमी जो है ग्रो करने लगी। तो इसकी छवि अपने आप में अच्छी थी, लेकिन इसने क्या किया, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तख्ता पलट का विरोध करेंगे, तो साफ बात है इसने अपने विरोधियों को मारना शुरू किया। एक बार एक जो पत्रकार है उसने बाकायदा इनका इंटरव्यू लिया और इसने कहा कि आप पर जो आरोप लगते हैं कि आप अपने विरोधियों को मारते हो और बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही क्रूरता के साथ उनको मारते हो, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं मारता हूँ, बिल्कुल खुलेआम स्वीकार कर लिया मैं मारता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों मारते हो? तो इन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए आप बताओ, अगर कोई तुम्हारी नीतियों का विरोध कर रहा है जिससे तुमको खतरा है कि ये तुम्हारी कुर्सी उड़ा ले जाएगा, तो उसके साथ क्या करना चाहिए बताओ? तो सीधा सीधा मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने अपने विरोधियों को मारा, बहुत बड़े पैमाने पर मारा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुरू में जब ये शासक बने थे तब इन्होंने अपनी छवि को अच्छा करने के लिए बहुत सारे टीवी पर प्रोपेगेंडा शो चलाए। यानी कि जब बहुत सारे गरीब लोग दिख रहे हैं उनको पैसा बांटते हुए इसकी फ़ोटो इत्यादि, और ख़ास तौर पर है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने और अमेरिका की सरकार ने इसको पूरा साथ दिया। इसके प्रोपेगेंडा वीडियो बहुत सारे देशों में चलते थे। अमेरिका के जितने भी अखबार होते थे उनके कॉलम्स पर बाकायदा इसकी खूब सारी तारीफ़ें लिखी रहती थी। और सबसे बड़ी बात, कोई भी डिक्टेटर बनता है तो वहाँ की प्रेस पर सेंसरशिप लगा देता है, वहाँ पर जो वो चाहता है वही खबरें पोस्ट होती थी। तो इस तरह के जो है आने लगे और देखते ही देखते सद्दाम हुसैन को इराक के लोग जो है हीरो मानने लगे। लेकिन अब थोड़ी दिनों बाद पता चलेगा कि ये हीरो नहीं, बिल्कुल जीरो साबित होगा। तो वो सब कुछ हम आगे देखेंगे।
इसी बीच जैसे ये शासक बनता है, ईरान में इस्लामिक क्रांति आ जाती है 1979। ठीक है, देखिए 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आती, वहाँ पर सत्ता थी मोहम्मद रज़ा पहलवी, इनकी सत्ता को उखाड़ फेंका जाता है और अयातुल्लाह खुमैनी ईरान के शासक बनते। देखो ये अयातुल्लाह खुमैनी अभी भी हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे कि ईरान में जो है बुरखा पहनने वाली महिलाओं के संबंध में आजकल बहुत विवाद चल रहा है कि बुरखा पहनना महिलाएं चाहती हैं कि हम ना पहने, उन पर थोपा जा रहा है। बहुत ज़्यादा वहाँ की जो मॉरल पुलिस बना रही है उन्होंने वहाँ पर, वो चेक करती है कि महिलाएं बुरखा के बिना तो नहीं है। तो ये सब जो चल रहा है ये सब इसी क्रांति का परिणाम था। तो इस क्रांति के बारे में आपको बहुत कुछ विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है ईरान की इस्लामिक क्रांति, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंटरव्यू में या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की मुख्य परीक्षा में आसानी से पूछी जा सकती है, क्योंकि ईरान में आजकल इसका लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। किसी दिन सेपरेट लेक्चर के रूप में आपको इसको दिखाऊंगा। अभी अगर इसके बारे में बताने लग गया तो सेशन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और हम सद्दाम हुसैन से भटक जाएंगे। कहने का मतलब है कि 1979 में ईरान में क्रांति होती है, जो वहाँ पर पहलवी की सरकार थी उसको उखाड़ दिया जाता है और अयातुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में नई सरकार बन जाती है। ये जो है वहाँ के एकदम धर्मगुरु बन जाते हैं और सर्वे सर्वा जो है धर्मगुरु ही होगा, इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया था। तो फिर क्या होता है, इराक ने ठान ली कि हम इस क्रांति को जो है ख़त्म करेंगे और इराक जो है सीधा ईरान पर अटैक कर देता है। ठीक है, और ख़ास बात है कि बहुत सारे देश, पश्चिमी देश, अमेरिका, सबका सपोर्ट था। 8 साल तक ये युद्ध चलता है और तकरीबन 2.5 लाख लोग इसमें मारे जाते हैं। सॉरी 2.5 लाख नहीं, 10 लाख लोग इसमें मारे जाते हैं, जिसमें से 2.5 लाख इराक के थे। तो सोचिए इन 10 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? सद्दाम हुसैन तो है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण किया था, लेकिन उसको पीछे से किसने सपोर्ट किया था? यानी कि उसको पीछे से पूरा का पूरा जो सपोर्ट था वो अमेरिका का था और जो यूरोपियन कंट्रीज़ था उनका था। और उनकी सहायता से बाकायदा ये भी कहा जाता है कि ईरान में जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उनकी जानकारी अमेरिका ने अपने सेटेलाइट के माध्यम से दी, कौन कौन कहाँ पर है, सारी जानकारी जो है अमेरिका ने दी। बस मारने वाला सद्दाम हुसैन था और सद्दाम हुसैन ने 8 साल तक ये युद्ध चला और बाद में यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध शांत होता है और उसके बाद बाकायदा इन सब के बीच में समझौता होता है। लेकिन ओवरऑल जो है इसमें जीतता है इराक, क्योंकि ईरान उस समय कमज़ोर था, नई नई वहाँ पर क्रांति हुई थी, धर्म जो है सर्वोपरि था, शासक नीचे था, धर्म ऊपर था। और जहाँ पर भी धर्म ऊपर होता तो वो देश कभी प्रगति कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो देश की जो इकोनॉमी है वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्र में जो है ग्रो करती है। और जब कभी भी धर्म ऊपर आ जाता है और राजनीति उसके अधीन होती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि विकास कार्य बाधित हो जाते हैं। उसके आधार पर लोग सत्ता पर बैठते हैं, चुनाव धर्मों के आधार पर हो जाता है और योग्य व्यक्ति चुनकर नहीं आते हैं, जबकि जो भाषण अच्छे देते हैं इस तरह के लोग चुनकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान की इसमें हार होती है। लेकिन इराक की भी जीत नहीं होती, इराक की मैं कह रहा हूँ जीत हुई, लेकिन इराक का भी जो खजाना था वो सब खाली हो गया था। कुवैत ने इनको बहुत सारा लोन दे रखा था, उस लोन के नीचे इराक दब गया। अब प्रयास होगा इराक का कि वो अपने इस लोन को पूरा करे और इसी चक्कर में इसका कुवैत के साथ भी संग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक बहुत ही बड़ी घटना है 16 मार्च 1988 को कुर्दिश पर रासायनिक हमला। देखिए कुर्दिश की बात करें तो इराक के ही नागरिक थे और इराकी बॉर्डर के अंदर ही ये लोग रहते थे। तो देखो ये सद्दाम हुसैन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो कुर्दिश लोग हैं, जब हमारा ईरान के साथ संघर्ष चल रहा है, ईरान के साथ संघर्ष इस समय चल रहा है, ठीक है, तो ये कुर्दिश लोग ईरान की मदद करते हैं। तो सद्दाम हुसैन को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कोई बात नहीं, इनको भी मज़ा चखाता हूँ मैं। तो एक हेलीकॉप्टर इसकी एयरफोर्स के माध्यम से जो है इसने सीधा केमिकल अटैक कर दिया। सोचो रासायनिक हमला कर दिया, एक देश अपने ही देश के नागरिकों पर रासायनिक हमला कर रहा है। इतनी निंदनीय घटना इससे पहले कभी नहीं। तकरीबन 5,000 के आसपास में लोग मारे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई और बिल्कुल निर्दोष नागरिक मारे गए। क्योंकि देखो कभी भी अगर हवाई हमले होते हैं, खासतौर पर केमिकल अटैक, केमिकल क्या होता है, हवा से आया किसी पर भी अटैक कर सकता है, वो किसी टारगेट चीज़ को कभी मार नहीं सकता। अगर कोई ऐसे हैं विद्रोही हैं तो उनको अगर तुम गन से मारोगे तो संभावना है कि मर जाएंगे, हालांकि उससे भी अन्य सिविलियंस को हमले का खतरा होता है। लेकिन अगर आप हवाई हमले करेंगे और उसमें भी रासायनिक हमले करेंगे तो वो तो सभी आम नागरिकों को मारेंगे। तो ये घटना अपने आप में इसके कार्यकाल में कलंक थी और आज तक भी जो है वहाँ के कुर्दिश नागरिक मांग करते हैं कि 16 मार्च 1988 को एक विभीषिका घोषित किया जाए, एक नरसंहार घोषित किया जाए। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो बड़ी बड़ी हमारे देश में संस्थाएं हैं, चाहे रेड क्रॉस हो, UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, आमतौर पर तो थोड़े थोड़े मामलों में खड़े उठ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब चुप रहे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का सहयोग था। अमेरिका चुप रहा, वेस्टर्न मीडिया चुप रहा, यूरोप चुप रहा, पूरी दुनिया चुप रही। क्यों? क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट है। और अमेरिका के बारे में आपने सुना ही होगा कि अमेरिका अगर छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है। अमेरिका उस समय सुपर पावर था, वो जो करे सब सही और अगर दूसरे करे तो गलत, वही वाला सिस्टम था। कहने का मतलब यह है कि इस घटना को देखकर कहीं ना कहीं आप लोग के मन में भी अमेरिका के प्रति, उसकी विदेश नीति के प्रति जो है नफरत आपकी हो जाएगी। इस समय अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है वो रोनाल्ड रीगन थे
तो ये है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और घटना इसके कार्यकाल में होती है जो कि काफ़ी विवादित अपने आप में होती है। असल में मामला कुछ इसमें कुछ और था, उसको मैं आपको बाद में जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाती है उसके साथ मैं आपको सुनाना चाहूँगा। क्योंकि जब अमेरिका सद्दाम हुसैन को फांसी देता है तो उसमें मुकदमा इस पर कौन सा चलता है, आखिर आप यही सोच रहे हो। चलो ठीक है, अभी सुना देते हैं। तो देखिए अमेरिका में इराक में एक दुजैल नाम की जगह है, 1982 का समय था। इस सद्दाम हुसैन पर ज़बरदस्त हमला हो जाता है, ठीक है। तो शिया जो देखिए लड़ाई अपने आप में आमतौर पर आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम इनकी लड़ाई होती है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ पर भी मुस्लिमों में आंतरिक लड़ाई होती है शिया सुन्नी की। तो कुछ शियाओं ने क्या किया, इस पर अटैक कर दिया और जानलेवा हमला इस पर किया गया था। और ये काफ़ी क्रोधित होता है। बाद में सद्दाम हुसैन की सेना ने वहाँ पर 148 निर्दोष शियाओं की जो हत्या कर दी और इसी आरोप में कालांतर में इसको सजाए मौत मिलेगी। कहने का मतलब है सजाए मौत इसको कुर्दिशों पर केमिकल अटैक करने की वजह से नहीं मिलती है, उस वजह से मिलती है। फिर भी इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कुछ काम हुआ। अब देखो कुवैत के साथ संघर्ष, अब आप लोग आमतौर पर आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा था कि जिस समय ये ईरान के साथ लड़ रहा था उस समय अमेरिका ने इसको हेल्प किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको हेल्प किया, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इसको हेल्प किया था वो हेल्प किया था कुवैत ने, ठीक है। कुवैत ने जो है इसको बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प की थी, तकरीबन $35 बिलियन। आप लोग सोच रहे होंगे ये $35 बिलियन कितना होता है। तो मैं आपको सिंपली अगर ये आंकड़ा बताना चाहूँ तो जो चाइना है उसने पाकिस्तान को खरीदा $60 बिलियन में, ठीक है। $60 बिलियन में उसने सीपीईसी का वो किया है। तो सोचो कि $35 बिलियन कितना होता होगा, ठीक है। पाकिस्तान भी गया है $60 बिलियन में चीन के हाथों, तो $35 बिलियन कितना होता आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो कुवैत के साथ इसके संघर्ष होने के दो कारण थे। पहला तो कारण अपने आप में ये है, तो देखिए कुवैत के साथ संघर्ष होने के मुख्यतः दो कारण थे। पहला क्या था कि तेल का विवाद इसका कुवैत के साथ हो गया था। कुवैत जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को आप प्रोडक्शन करने लगा, जिससे तेल की कीमतें घटने लगी और कुवैत कम दामों पर तेल बेचने लगा, जिससे इराक को जो है नुकसान होने लगा। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि जब ईरान के साथ इनका संघर्ष चल रहा था, तो ये यहाँ का जो वित्त मंत्री है वो अक्सर कुवैत यात्रा पर जाया करते थे। सद्दाम हुसैन की जो वित्त मंत्री थे वो कुवैत यात्रा पर जाया करते थे उनसे कर्ज मांगने के लिए। पहले महीने के इतने $बिलियन दे दो, फिर गए इतने $बिलियन दे दो। तो जब युद्ध समाप्त होता उसके बाद भी वो वहाँ पर जो है पैसे मांगने के लिए जाते हैं। तो वहाँ का जो कुवैत का जो शासक था उसने इसको काफ़ी सुना दिया वित्त मंत्री को। उन्होंने कहा कि मुंह उठा के आ जाते हो जब चाहो पैसे मांगने के लिए। और इराक पर जो है एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने कर दी इराक की महिलाओं के ऊपर कि तुम ऐसा करो तब तुमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो जब वित्त मंत्री ये बात सद्दाम हुसैन को बताता है तो सद्दाम हुसैन बौखला उठता और सीधा कह देता है कि अब कुवैत पर हमला करने के आदेश, ठीक है। और कुवैत पर हमला करता, तकरीबन 28 दिन तक कुवैत में जमकर लूटमार होती। हालांकि ये हमला बताया जाता कि इसने अमेरिका को भरोसे में लिए बिना किया था। तो बहुत सारे पश्चिमी देश जो है इसको कहते हैं कि तुम पीछे हटो। बाद में जो है इसको 28 दिन के बाद पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस तरह से इसने कुवैत पर हमला किया था। तो देखिए अब धीरे धीरे कुवैत के साथ संघर्ष होने के बाद अब अमेरिका के साथ इसका मनमुटाव और संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सद्दाम हुसैन की इतनी सारी हेल्प अमेरिका ने की, क्यों करेगा अमेरिका? आप खुद सोचिए ना, इतने बड़े बड़े हत्याएं जो है इसको कर रहा है और अमेरिका इसको हर हत्याकांड से बचा रहा है। तो आखिर अमेरिका का भी तो कोई ना कोई इसमें अमेरिका का भी कोई ना कोई इसमें स्वार्थ रहा होगा जिसकी वजह से इतना सारा हेल्प करा। तो वही स्वार्थ अब आपका आड़े आने लगे। अभी तक जो है सब कुछ ठीक चल रहा था, जो वहाँ से तेल निकल रहा था, अमेरिका अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा रहा था। अब धीरे धीरे देखिए अमेरिका चाहता था कि इराक का जो तेल है अब वो उसको कंट्रोल करे का मतलब क्या है कि कितना तेल निकालेंगे, ठीक है, और किस रेट पर इसको बेचेंगे, कहाँ पर रिफाइन होगा, ये सब कुछ ये सब कुछ अमेरिका तय करे। लेकिन सद्दाम ऐसा करने से इनकार कर देता। वो कहता है कि जमीन इराक की है, तेल इराक का है, इराक डिसाइड करेगा कि हम कितना तेल प्रोड्यूस करेंगे, उसका रेट क्या होगा और वो रिफाइन कहाँ होगा, ये सब कुछ हम करेंगे। तो धीरे धीरे देखते ही देखते अमेरिका, यानी कि जो तेल का इतना बड़ा स्रोत इराक था, वो अब अमेरिका के हाथ से फिसलने लगता है। तो फिर क्या है, अमेरिका बौखला उठा और अमेरिका ने कुछ समय के बाद ये आरोप लगाया कि जो सद्दाम हुसैन है इनके पास बहुत ही खतरनाक केमिकल वेपन्स हैं, ये एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और पूरी दुनिया से कहा जाता है कि भाई इसको रोको, क्योंकि अब अमेरिका की दुकान बंद होने जा रही थी तेल की। तो अमेरिका इस तरह के आरोप लगाता। 2002 में तय हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की एक टीम जो है वो इराक जाएगी और वहाँ पर चेक करेगी। उसके बाद वो चेक करने बकायदा वहाँ पर जाती है, ठीक है, लेकिन उस टीम को जो है वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। अंत में जो है वो टीम वापस लौटती है और अपनी रिपोर्ट में कहती है कि हम तो गए थे ढूंढने,
लेकिन हमको वहाँ पर कुछ मिला नहीं। लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय आपके राष्ट्रपति अमेरिका की हुआ करते थे। इससे पहले रोनाल्ड रीगन थे। सत्ता परिवर्तन होता है, 9/11 का हमला, वो सब कुछ अमेरिका में हो जाता है। लेकिन जॉर्ज बुश ने ठान ली कि साहब सद्दाम हुसैन जो है ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है और अमेरिका विरोधी हो रहा है, तो इसका फन जो है वो कुचलना ही कुचलना पड़ेगा। तो 2003 में जनवरी का महीना चल रहा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम के आगे 2 ऑफर रखी, ठीक है, यानी कि एक ऑफर रखा, उसमें 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि जितने भी तुम्हारे पास केमिकल वेपन हैं, हथियार है, उन सबको सरेंडर कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो इराक को छोड़कर चले जाओ, और अगर ऐसा नहीं किया तो अमेरिका जो है इराक पर हमला कर देगा। सीधी सीधी धमकी थी। 1 महीने के बाद फरवरी 2003 को सद्दाम हुसैन राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है और मैं देश छोड़ करके नहीं जाऊंगा, न मैं झुकूंगा, मैं लड़ूंगा और बहादुरी के साथ लड़ूंगा। और इस तरह से जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जो मांगे हैं उनको ये ठुकरा देते हैं। फिर क्या था, 2003 में ही अमेरिका इराक पर जो है हमला कर देता है। देखते ही देखते आप अमेरिका के सामने इराक क्या टिके। अमेरिका तो उसमें सुपर पावर हुआ करता था, हालांकि अब उसका प्रभुत्व थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अब भी प्रभुत्व अच्छा खासा है। दुनिया में सुपर पावर अब भी अमेरिका ही है। तो उस समय तो और भी खतरनाक था। तो अमेरिका इराक पर हमला करता है और देखते ही देखते इराक की राजधानी बगदाद इसके कब्जे में आ जाती है। अब क्या होगा देखो, इसमें इसने ब्रिटेन का सहयोग लिया था। ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त सेना वहाँ पर हमला करती है और उसके बाद जो है अब ऑब्वियस सी बात है कि राजधानी कब्जे में आ गई है, तो सद्दाम हुसैन को राजधानी से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो मारा जाएगा। सद्दाम हुसैन वहाँ से भाग जाता है अपने होम टाउन तिग्रित, ये अपने आखिरी समय में वहाँ पर पहुँच जाता है। और अब अमेरिका और ब्रिटेन की सेना इसको ढूंढती है पूरे के पूरे इराक में। मोस्ट वांटेड हो जाता है कि मोस्ट वांटेड जरूरी चाहिए कौन, सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन मोस्ट वांटेड हो जाता है और आखिर में जो है 13 दिसंबर 2003 का आखिरी समय, उस समय जो तिग्रित है वहाँ पर जो है आपकी अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेना घेरा डाल देती है और एक बंकर को जो है घेर के रख लेती है। फिर उनके सैनिकों को नीचे बुलाया जाता है, वहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर सद्दाम हुसैन है, वो सरेंडर करना चाहता है। तो अपनी लंबी चौड़ी सेना के साथ, कुछ सैनिक इसके साथ थे, 100-200 के आसपास सैनिक थे इसकी रक्षा करने के लिए, उनके साथ जो है सद्दाम हुसैन सरेंडर कर लेता है। फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए अब क्या होता है कि जो इराक है वहाँ पर सद्दाम हुसैन की सरकार जा चुकी है, अब अमेरिका आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका खुद की समर्थित सरकार वहाँ पर बनाएगा। इससे पहले आपको बताऊं कि देखिए इराक जो है वहाँ पर 52% शिया रहते हैं और 48% जो है सुन्नी रहते हैं। सुन्नी वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो सरकार हमेशा सुन्नी की ही बनी है। तो अमेरिका क्या करता है, यहाँ पर जो बहुसंख्यक शिया थे इनकी सरकार को बना देता है, ठीक है। तो अब सद्दाम हुसैन पर बाकायदा मुकदमा चलता है कि भाई साहब सद्दाम हुसैन का कुछ तो करना पड़ेगा, जिंदा तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था दुजैल की घटना इराक में हुई थी, इस पर अटैक हुआ था 1982 में, जवाब में 148 शियाओं की इसने हत्या कर दी थी। तो इस पर इन्हीं की हत्या के आरोप में मुकदमा चलता है और इसे सजाए मौत सुना दी जाती है। और देखिए जब इसको सजाए मौत होती है तो सद्दाम हुसैन ने अपनी इच्छा रखी थी कि मैं एक सोल्जर हूँ, हालांकि सोल्जर जैसे तो कुछ थे नहीं, ये शासक थे अपने आप में, मुझे फांसी पर लटका कर न मारा जाए, मुझे गोली मारकर मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन अमेरिका ने इस मांग को जो है ठुकरा दिया था और अमेरिका ने जो है इसको मांग को ठुकरा दिया था और इसे फांसी दे दी गई थी 30 दिसंबर 2006 को। सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था, इसको फांसी दे दी गई। और फांसी से पहले जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सद्दाम सिगार का काफ़ी शौकीन था, तो इसने सिगार पिया और फांसी से पहले काला कपड़ा आमतौर पर व्यक्ति के मुंह पर ढका जाता है, तो इसने काले कपड़े से अपना मुंह ढकने से इनकार कर दिया। और जिस समय इसको फांसी दी जा रही थी तो एक सैनिक ने चुपके से इसका वीडियो कैप्चर कर दिया, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, टेलीविजन इत्यादि पर भी वो वीडियो दिखाया जाने लगा। तो इस तरह से आपका ये होता। अब देखिए प्रश्न आपके यहाँ पर हो रहा है कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला आखिर क्यों किया, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर इसके पास बहुत सारे केमिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन इसके पास है, इस तरह के आरोप लगाए थे। क्या वो हथियार मिले? तो देखो उसके बाद से लेकर अब तक इतना लंबा समय हो गया है, तो 2006 में इसको फांसी दी जाती है, अब ये 2023 चल रहा है, अब तक तो नहीं मिले वहाँ पर, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सिद्ध हो गया कि झूठा आरोप लगाकर अमेरिका ने अपनी तेल की दुकान चलाने के लिए जो है सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया था और आज तक जो हथियार का आरोप जो उसने लगाया था वो आज तक नहीं मिल पाया। अब आप सोच रहे होंगे, जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2003 में अमेरिका ने ब्रिटेन के सहयोग से इस पर हमला कर दिया, तो ब्रिटेन का आखिर क्या इसमें रोल था, ब्रिटेन ने क्यों हेल्प किया, उसने क्यों अटैक किया? तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि 2009 में ब्रिटेन में काफ़ी हंगामा होता है, क्योंकि उसके भी 150-200 सैनिक इसमें शहीद होते हैं। तो 2009 में लोग बहुत हंगामा करते हैं, तो उसके बाद एक जस्टिस सर जॉन चिलकॉट के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। ये रिटायर्ड जज थे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के।
तो इस समिति ने इराक जाकर वहाँ की यात्रा की थी और वो ढूंढते हैं कि कहाँ पर क्या है, तो सारी यात्रा करते हैं, वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा, अब देखो जो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा वो क्या है, ध्यान देने की योग्य बात है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने दुनिया में सद्दाम हुसैन की गलत इमेज पेश की थी। वह कोई आतंकी नहीं था, वो एक तानाशाह था, जैसे सारे डिक्टेटर दुनिया में होते हैं वैसा ही एक तानाशाह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सद्दाम हुसैन को इस मामले में बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती है कि उसने नहीं कोई रासायनिक हथियार आपका बनाया था, नहीं उसने कोई एटम बम इत्यादि की कोई ऐसी खास प्लानिंग की थी। तो जब ये रिपोर्ट आपके सामने आती है तो काफ़ी हंगामा होता है, अमेरिका की बहुत किरकिरी होती है। और ख़ास तौर पर आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका की जो नीतियाँ हैं दुनिया में जहाँ पर भी आतंकवाद है आज की डेट पे, ठीक है, वो सब अमेरिका की देन है। अमेरिका जो है इस दुनिया में अपने आप को ये बताने का प्रयास तो करता है कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन इस आतंकवाद का जनक भी वही है। आपको बताऊंगा वियतनाम में इन्होंने क्या किया, आगे जब आप हमारे सेशन को देखते रहेंगे तो वियतनाम में इन्होंने क्या किया सब बताऊंगा, अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, इराक का तो मैंने बता ही दिया यहाँ पर किस तरह का कृत्य इन लोगों ने किया है। यानी कि जितने भी आतंकी संगठन है, वो चाहे ISIS हो, बगदादी हो, ओसामा बिन लादेन हो, तालिबान हो, जितने भी टेररिस्ट इस दुनिया में हुए इन सबको पैदा करने वाला अमेरिका, इन सबको ट्रेनिंग भी अमेरिका ने दी थी। इतने सारे संगठन भी सारे के सारे अमेरिका ने खड़े किए थे रशिया के खिलाफ, या फिर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, क्षेत्र में अपनी तेल की दुकान चलाने के लिए, अन्य देशों का तख्ता पलट करके वहाँ की सरकार को अपने व्यापार के अनुकूल करने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे अपराध किए इस दुनिया में, ठीक है। और जितना भी टेररिज्म आज चल रहा है, ठीक है, जितना भी टेररिज्म इस दुनिया में चल रहा है वो सब अमेरिका की देन है। आने वाले लेक्चर्स में आप इस सबको जानेंगे, बहुत सारी आपको अमेरिका की मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा। तो देखिए सद्दाम हुसैन ने जो किया उसकी हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको अगर मैं सिंपल सी भाषा में बता दूं, सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर था, बुरा व्यक्ति था, अच्छा बिल्कुल नहीं था। हालांकि बहुत सारे लोग इसको हीरो मानते हैं, लेकिन हीरो आप देखिए आप इसमें क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरा एक पलड़ा भारी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, उसमें जी भर के जितना ज्ञान दे सकते हैं दे दीजिएगा। तो देखिए सद्दाम हुसैन जो इतने लोगों को मारेगा, 10 लाख 5 लाख इतने लोगों का हत्यारा है, जो अपने ही देश के नागरिकों पर केमिकल वेपन का प्रयोग कर दे, ठीक है, रासायनिक हमला कर दे, छोटे छोटे बच्चों को मार डाले, तो ऐसे व्यक्ति को हम अच्छा हीरो तो नहीं कह सकते। जो हत्यारा है वो तो हत्यारा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सिर्फ हत्यारा था, ठीक है। इसको हत्यारा बनाया किसने, हत्यारा तो ही था, ये बात सही है, लेकिन इस सद्दाम हुसैन को हत्यारा बनाया किसने, वो बनाया था अमेरिका ने, रोनाल्ड रीगन ने बनाया था। अगर सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही है तो रोनाल्ड रीगन को भी फांसी देनी चाहिए, क्योंकि पीछे से तो सपोर्ट उसी का था। अब देखो इसने अपने लोगों पर रासायनिक हमला किया, नरसंहार कर दिया, अमेरिका ने मामले को दबा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ही दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद को पैदा किया अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य से। आप इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर राय दीजिएगा। और आने वाले बहुत सारे सेशंस हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत सारी यानी कि दीन दुनिया में जो बहुत कुछ अब तक हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हो चाहे इंडियन हिस्ट्री में हो, सारी चीज़ें मैं आपके सामने कवर करूँगा। मैंने बहुत सारे सेशन इससे पहले कर भी दिए हैं और आगे भी इस तरह के सेशन चलते रहेंगे। अभी हम भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, रशिया इस तरफ अभी नहीं पहुंचे, अभी मिडिल ईस्ट में ही चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट में जितने भी डिक्टेटर हुए हैं, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था अब तक रही है, अमेरिका ने कैसे वहाँ पर खून खराबा किया, किस तरह से वहाँ पर आतंकवाद उपजता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सद्दाम हुसैन का शासन 2006 में खत्म हो गया, क्या आप इराक में सब कुछ शांति है, अब क्या इराक में बढ़िया है? तो देखो बिल्कुल नहीं है। सद्दाम हुसैन का शासन जब खत्म हुआ उसके बाद इराक में और भी खत्म हो गया। उसके बाद इराक जो है आतंकवादियों का एक गढ़ बन गया, वहाँ पर आइसिस, ठीक है, ISIS, बगदादी, इन सब का प्रभाव होने लगा। लोग तो पहले पीड़ित थे, पहले कम पीड़ित थे, जब से सद्दाम हुसैन का शासन गया उसके बाद ज़्यादा पीड़ित हो गए। यहाँ तक कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन का टाइम चल रहा था उस समय बाकायदा एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, कि अगर सद्दाम हुसैन अगर वहाँ पर होते तो आज ये आइसिस और बगदादी ये जैसे लोग वहाँ पर नहीं होते, क्योंकि सद्दाम हुसैन इन मामलों में बहुत खतरनाक था। सद्दाम हुसैन आतंक के खिलाफ बिल्कुल, जो टेररिस्ट है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको बिल्कुल जीरो टॉलरेंट की नीति अपनाता था। तभी तो देखो जब इस्लामिक क्रांति आपकी ईरान में होती है तो ईरान पर चढ़ जाता है, 10 लाख लोगों की उसमें मौत होती है, जिसमें से 2.5 लाख अकेले इराक के ही थे। तो कहने का मतलब है कि जो सद्दाम हुसैन था अब्दुल नासिर का फॉलोवर था, और जो कट्टरपंथी सोच है इसका ये विरोध करता था। और आज भी जो है बाकायदा ये बात बिल्कुल एकदम प्रूफ्ड है कि आज इराक में जो कुछ भी हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं हैं, बगदादी इसका सब कुछ कांड हुआ था। हालांकि बगदादी की मौत की खबर आपकी बहुत बार आई थी, बहुत बार अमेरिका ने चलाई थी इसकी मौत की खबर, बाद में दोबारा से जिंदा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अभी भी मरा है, नहीं मरा, हालांकि अब तो मर ही गया जहां तक 99% सवाल है, लेकिन फिर भी 1% चांस है, क्या पता फिर से आ जाए।
तो आज जितना भी आतंकवाद वहाँ पर आईएसआईएस और बगदादी ने चलाया था, अगर सद्दाम हुसैन होता तो शायद ये नहीं होता, और ये बात बिल्कुल पुष्ट है। तो उम्मीद करते हैं सभी अभ्यर्थियों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसा लगा हो कि तकरीबन 33 मिनट 40 सेकंड के आसपास हो गए हैं, अगर लगा हो कि हमारा समय जो है वेस्ट नहीं हुआ, जानकारी बेहतर थी, नेक्स्ट लेवल की जानकारी थी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।